क्या आप उन वस्तुओं के नाम बता सकते हैं जो गांव और शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुंचाते हैं? ऐसे वस्तुओं की एक सूची तैयार करें और इनको बनाने में प्रयोग होने वाले पदार्थों का नाम बताएं। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि संसाधन क्या है। वैसे तो आप सब ने पिछली कक्षाओं में भी संसाधन की परिभाषा पढ़ी है, किंतु यहाँ आप संसाधन की एक विस्तृत परिभाषा पढ़ेंगे। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। यहाँ आपने संसाधन की परिभाषा का एक नया आयाम पढ़ा। कोई भी वस्तु संसाधन तभी बन सकती है जब हमारे पास प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, वो वस्तु आर्थिक रूप से संभाव्य हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। आइए अब हम बात करते हैं कि किसी भी वस्तु के संसाधन बनने की प्रक्रिया में प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के मध्य क्या अंतर संबंध है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। ये त्रिकोणीय चित्र हमें यह बताता है कि आज जो भी संसाधन हम उपयोग करते हैं, उन सभी का आधार हमारी प्रकृति है। प्रकृति से मिली वस्तुओं का मानव संसाधन में शोध और अध्ययन किया जाता है और उसके संभावी उपयोग की जानकारी प्राप्त करते हैं। वस्तुओं के संभावी उपयोग के आधार पर ऐसी तकनीक विकसित की जाती है जिसका प्रयोग करके हम उस वस्तु को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। इस त्रिकोणीय चित्र के मध्य में मानव को रखा गया है, क्योंकि मानव में ही इन सभी क्रियाओं को कार्यान्वित करता है। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। अब हम संसाधनों के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। आइए इस संसाधन के वर्गीकरण की चर्चा करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है: उत्पत्ति के आधार पर, जैव और अजैव, समाप्यता के आधार पर, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य, स्वामित्व के आधार पर, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, विकास के स्तर के आधार पर, संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोश। आइए अब हम संसाधन के वर्गीकरण की चर्चा विस्तार से करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं: जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। अजैव संसाधन वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरणार्थ चट्टानें और धातुएं। संसाधन का वर्गीकरण का अगला आधार है समाप्यता का आधार। समाप्यता के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है: नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन हैं जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। उन्हें
नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन व वन्य जीवन, इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया जाता है। अनवीकरण योग्य संसाधन, इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय हैं और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय हैं। वह एक बार के प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाते हैं। आइए अब हम स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण की चर्चा करते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। आइए अब एक एक कर इन सब के बारे में विस्तार में चर्चा करते हैं। व्यक्तिगत संसाधन, संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, जिसके बदले में वे सरकार को लगान चुकाते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं। शहरों में लोग भूखंड, घरों व अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। बाग, चारागाह, तालाब और कुओं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं। व्यक्तिगत संसाधन को ज़्यादा बेहतर से समझने के लिए आप अपने परिवार के संसाधनों की एक सूची तैयार कीजिए। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का अगला वर्गीकरण है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। गांव की शामिलात भूमि जैसे चारण भूमि, श्मशान भूमि, तालाब इत्यादि और नगरीय क्षेत्रों की सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल और खेल के मैदान वहां रहने वाले सभी के लिए उपलब्ध हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का अगला वर्गीकरण है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। आपने देखा होगा कि सड़कों, नहरें और रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई हैं। शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील जो कि 22.2 किलोमीटर है तक महासागरीय क्षेत्र जो कि भूभागीय समुद्र की हम बात करते हैं, वह इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का अगला वर्गीकरण है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी, जिसे अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। क्या आप जानते हैं कि भारत के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर में इसकी तलहटी से मैग्नीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है। इसी प्रकार आप कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की पहचान करें।
विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण की चर्चा करेंगे। विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों के 4 प्रकार हैं: संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार तथा संचित कोष। संभावी संसाधन यह वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है, परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का अगला वर्गीकरण है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का अगला वर्गीकरण है भंडार। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर हैं, भंडार में शामिल हैं। उदाहरण के लिए जल 2 गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीकी ज्ञान नहीं है। विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का अगला वर्गीकरण है संचित कोष। संचित कोष यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत में पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। इस प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोष हैं जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है।